हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। और वो बात क्या थी कि सर आपने पूरे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हमें सिर्फ ये बताया कि एक गैस सॉलिड के ऊपर एडसॉर्ब हो रही है, सिर्फ गैस के बारे में बात करी। लेकिन जब चैप्टर शुरू हुआ था तो आपने कहा था सर वो जो शक्कर होती है, गंदा गंदा कलर होता है उसका, छीछी जैसा कलर होता है, उसको जब आप चारकोल के ऊपर से फ्लो करवाते हो तो उसका गंदा कलर चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है, शुगर सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है और फिर शुगर खाने लायक हो जाती है। तो फिर हम लोग क्या सिर्फ गैस के लिए स्टडी करते हैं, हम सॉल्यूशंस के लिए क्यों स्टडी नहीं करते? तो मैंने कब कहा कि नहीं करते? तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, इनफैक्ट आई वुड रादर से सॉल्यूशन फेज, यानी सॉल्यूशन फेज के अंदर किस तरीके से आप एड्सॉर्प्शन को देखेंगे। तो बड़े ध्यान से एक बात देखना, हम लोग कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, क्या करा साइंटिस्ट लोगों ने, क्या करा उन्होंने 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बनाया। क्या करा उन्होंने 1 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया। 1 मोल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? एसिटिक एसिड के 1 मोल इन 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने एसिटिक एसिड लिया और फिर इसके अंदर चारकोल डाल दिया, एक स्पेसिफिक अमाउंट में चारकोल डाल दिया। और जब इस सॉल्यूशन को उन्होंने शेक किया, जब उन्होंने सॉल्यूशन को शेक किया तो शुरुआत में जो एसिटिक एसिड की वजह से ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच आ रहा था वो लेट से 3 आ रहा था, मतलब ये सॉल्यूशन काफी एसिडिक था। इसका पीएच कितना आ रहा था? ज्यादा आ रहा था। फिर इन्होंने क्या करा, दिस सॉल्यूशन was added with, this solution was added with charcoal। क्या करा, इस सॉल्यूशन को चारकोल के साथ ऐड कर दिया एंड शेक्ड, इसको अच्छे तरीके से शेक कर दिया, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया। एंड आफ्टर दैट इट वाज ऑब्जर्व्ड एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट the pH of the solution changes, the pH of the solution changes to कुछ इसका सॉल्यूशन हो गया pH 5 हो गया, मतलब pH बढ़ गया। हम लोग जानते हैं जब हमारा pH उधर 0 की तरफ जाता है तो मोर एसिडिक होता है, और जब 5 की तरफ 7 की तरफ आता है तो लेस एसिडिक होता है। इनफैक्ट 7 तो न्यूट्रल हो जाता है। तो यहां पर ऐसा क्या हुआ कि पहले जो सॉल्यूशन बनाया था उसके पीएच में चेंज आ गया। पीएच यानी एसिडिटी किसकी वजह से दिख रही थी? एसिटिक एसिड की वजह से। मतलब पहले इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड के पूरे 1 मोल रहे होंगे, पूरे 1 मोल, बहुत नाइंसाफी है, पूरे 1 मोल। लेकिन क्या हुआ होगा, जब चारकोल आपने सॉल्यूशन के अंदर डाला और जब आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करा, स्टर करा, शेक करा, तो एडसॉर्प्शन होने की वजह से चारकोल ने अपनी सरफेस के ऊपर सॉल्यूशन में से इस एसिटिक एसिड नाम के सॉल्यूट को, भाई यहां पर एसिटिक एसिड है क्या? सॉल्यूट। तो इस एसिटिक एसिड नाम के सॉल्यूट को अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब कर लिया। दैट मींस यहां पर देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, किसका? सॉल्यूशन का। क्या बात समझ में आ रही है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ दैट एसिटिक एसिड
got absorbed, acetic acid got absorbed on the charcoal, acetic acid got absorbed on the charcoal, and hence its number of moles, and hence its number of moles in solution decreases, therefore its acidity, or we can say pH decreases. या pH तो बड़ा है तो pH हटा दो, एसिडिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. क्या बात समझ में आ रही है? तो जब एड्सॉर्प्शन हुआ होगा तब हो सकता है कि एसिटिक एसिड के 0.2 मोल्स ही रह गए हों 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, बाकी के 0.8 मोल्स चारकोल ने अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लियो. तो यहां पर इस तरीके से हमें यह पता चला कि नहीं, सॉल्यूशन के अंदर भी चारकोल या कोई भी एड्सॉर्बेंट बहुत अच्छे तरीके से एड्सॉर्प्शन का काम करता है. इनफैक्ट ये सॉल्यूशन फेज में से या सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को खींच के अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेता है. और ये आपके सामने एसिटिक एसिड का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है. इसके अलावा अपने पास में फिर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. हम लोगों ने देखा कि जो लिथमस सॉल्यूशन होता है, आपको पता है लिथमस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? जो आपका लिथमस सॉल्यूशन होता है, लिथमस सॉल्यूशन का कलर पर्पल कलर होता है बेटा. जो नॉर्मल, जो नेचुरल लिथमस निकाला जाता है ना, जो नेचुरल लिथमस, आपको पता है जो लिथमस पेपर आप लोग इस्तेमाल करते हो वो एक प्लांट से निकलता है जो लाइकेन फैमिली को बिलोंग करता है ना. तो जो लिथमस होता है उसका नेचुरल कलर पर्पल होता है. तो जो लिथमस का अगर आपने सॉल्यूशन बनाया, गॉट लिथमस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, यानी अगर आपने लिथमस सॉल्यूशन के अंदर बिकम्स कलरलेस व्हेन एडेड विथ चारकोल, यानी अगर आपने इसके अंदर चारकोल मिलाया तो चारकोल के मिलते लिथमस सॉल्यूशन का जो कलर है वो खत्म हो जाता है और वो क्या बन जाता है, वो कलरलेस बन जाएगा. हम लोगों ने और एक एग्जांपल देखा कि जो अनवांटेड कलर होता है, अनवांटेड कलर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन becomes colorless when added with चारकोल. यानी जब आप चारकोल के साथ ऐड करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा, जो आपका शुगर सॉल्यूशन है उसका कलर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा. तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स यहां पर हमें एक बात बताते हैं, यहां पर हमें एक बात बिल्कुल क्लियर करते हैं. नो डाउट कोई परेशानी नहीं इसके अंदर रहती है कि हाँ एड्सॉर्प्शन सॉल्यूशन फेज के अंदर होता है. तो क्या यहां पर हम फ्रेडलुइंच आइसोथर्म वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या यहां पर प्रेशर का कोई असर होगा? तो जवाब है फ्रेडलुइंच आइसोथर्म आप यहां लगा सकते हो, लेकिन यहां पर प्रेशर का इस्तेमाल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि प्रेशर सिर्फ गैसेस के ऊपर काम करेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर गैसेस कंप्रेस होती है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल. तो अगर आप एक सॉल्यूशन जो कि लिक्विड फॉर्म में उस पर प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो एड्सॉर्प्शन पे कोई असर नहीं होगा. इसलिए हम लोग यहां पर प्रेशर को ना देखते हुए कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलेंगे. वी विल टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. क्या ये बात समझ में आ रही? पहले जरा इतना नोट करो. चलिए गाइस, हो गया? कोई दिक्कत? क्या मैं इसे रब कर दूं? ओए जल्दी बोलो. तारीख पे तारीख माय लॉर्ड. चलिए गुड. तो बेटा इतना समझने के बाद अपन अब कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी. यानी अगर एक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लोग एड्सॉर्प्शन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग एड्सॉर्प्शन इन अ सॉल्यूशन फेज, तो हमारे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रहेंगे. तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? हम लोगों ने यहां पर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी. तो बेटा सबसे पहली चीज आप लोगों ने यहां पर क्या ऑब्जर्व करी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. क्या आप लोगों को पता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम लोगों ने x बाय m से लिखा था. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल वेयर x इज द अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट गॉट एडसॉर्ब्ड.
एंड m क्या था, गिवन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, m क्या है, एक गिवन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, एंड x क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड। हम लोग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में x को गैस मानते थे, तो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बोलेंगे। अब यहां पर x क्या हो जाएगा, अब यहां पर x हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एड्सॉर्ब्ड, क्योंकि यहां पर एड्सॉर्ब कौन हो रहा है, सॉल्यूट। सॉल्यूट अभी काय में है, सॉल्यूशन में, और किसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा, आपके एड्सॉर्बेंट के ऊपर। तो m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड x is the amount of solute adsorbed. तो extent of adsorption depends on temperature। यहां पर यह देखा गया कि आपका extent of adsorption किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। नाउ गाइस एक बात समझिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप सब लोग जानते हैं दैट adsorption is an exothermic process। एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है एनर्जी को बाहर छोड़ना, एनर्जी को बाहर रिलीज करना, और अगर एनर्जी बाहर रिलीज हो गई तो फिर क्या होगा, एनर्जी बाहर रिलीज हो गई तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, सराउंडिंग एनवायरनमेंट गर्म होने लगेगा। अब आप ऐसे में उस प्रोसेस को और टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, उस प्रोसेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, उसको और गर्म करने लगो, तो क्या वो फ्रूटफुल होगा, नहीं। याद करो यहां पर हम कौन सा एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं, फिजिक्स ऑप्शन। हम यहाँ केमिस्ट ऑप्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट ऑप्शन में तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पर हम लोग फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं, और हम लोग सब जानते हैं कि अगर फिजिक्स ऑप्शन होगा तो इंथैल्पी नेगेटिव दिखेगी, -20 से -40 किलो जूल्स पर मोल, यानी कि क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और ये देखा गया है कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है तो वो प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट गिर जाता है। तो एग्जैक्टली वो पॉइंट यहां पर भी हम लोग फॉलो करेंगे। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और कैसे डिपेंड करेगा, एस टेम्परेचर इंक्रीजेस x बाय m, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। वाई, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, नो डाउट एडसॉर्बेंट का, जिसके ऊपर ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जिसके ऊपर ये एड्सॉर्प्शन होगा, उसका सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं ये एड्सॉर्प्शन एक तरीके का कैसा फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तीसरा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। भाई समझना बात को, आप एक बस लेकर आए हो जिसमें 35 लोग बैठ सकते हैं, तो 35 लोगों को बैठाने के लिए आप उस बस को अगर एक मेले में ले गए, जहां पर मेला लगा हुआ और जहां पर हजारों लोगों की भीड़ है, क्या आप अपनी बस को उस मेले में ले जाकर खड़ी कर दोगे तो आप क्या ये सोचोगे कि यार मेरी एक सीट खाली ना रह जाए, या मेरी सीट भर पाएगी या नहीं, क्या मेरी पूरी सीट ऑक्यूपाई होगी या नहीं, क्या मुझे 35 सीटों पर 35 लोगों को बैठाने का मौका मिलेगा कि नहीं, सोचना ही नहीं है। आपको तो ये सोचना है कि मेरे को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे मेले से लोगों को उनके घर तक छोड़ने के लिए, क्यों, हजारों लोग हैं। तो यहां पर अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो गई तो जो आप एड्सॉर्बेंट डाल रहे हो, जो आप चारकोल एड्सॉर्बेंट के तौर पर डाल रहे हो, उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। भाई अगर मैं आ गया बच्चों को पढ़ाने, मान लो मैं एड्सॉर्बेंट हूं और मैं पढ़ाने आ गया, लेकिन बच्चे ही नहीं है पढ़ने वाले, तो किसको पढ़ाऊंगा, बेल आइकॉन को। समझ में आ रही है बात आपको। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं
तो क्या मुझे टेंशन होगी? नहीं, खुशी होगी, कारण मेरे बहुत सारे बच्चे, कोई टेंशन नहीं, और अच्छा पढ़ाऊंगा और बेहतरीन पढ़ाऊंगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी तो यही हुआ कि अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो नो डाउट एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। और चौथा, इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टिकटॉक 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 टिकटॉक। So extent of adsorption depends on nature of solute and solvent। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने एक सॉल्यूशन के अंदर अपना एड्सॉर्बेंट डाला, फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूशन के अंदर चारकोल डाला, अब चारकोल आपका एड्सॉर्बेंट है और सॉल्यूट आपका एड्सॉर्बेट है। सॉल्यूट जाकर एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होने की कोशिश करेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर ऑलमोस्ट सेम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर ऑलमोस्ट सेम है, या मैं कहूं सॉल्यूट और एड्सॉर्बेंट का नेचर ऑलमोस्ट सेम है, तो दोनों के अंदर एड्सॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाले प्रिंसिपल के हिसाब से अगर दोनों सेम टाइप के होंगे तो जल्दी एड्सॉर्ब होंगे, और अगर दोनों का नेचर थोड़ा डिफरेंट होगा तो इसमें एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इनका नेचर कैसा है, कहीं ना कहीं हमें उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। क्या इसके अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम? क्या ये अच्छे तरीके से नोट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों ने? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, स्क्रीनशॉट लो। हो गया नोट? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सरस सरस छे। चलो आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो मुझे आके बोलने का। चलो आगे बढ़े। नाउ अगर हम लोग यहां पर फ्रेडलिंच आइसोथर्म वाली इक्वेशन लगाकर देखें, फ्रेडलिंच आइसोथर्म वाली अगर हम यहां पर इक्वेशन लगाकर देखें तो फ्रेडलिंच आइसोथर्म की इक्वेशन क्या थी? x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय एम। क्योंकि हम लोग वहां पर गैसेस की बात कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने प्रेशर टर्म का इस्तेमाल किया था। लेकिन प्यारे बच्चों क्योंकि यहां पर वी आर डीलिंग विद सॉल्यूशन, बिकॉज वी आर हैविंग सॉल्यूशन एंड solutions can be expressed in terms of concentration। आप सॉल्यूशन को उसके कंसंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हो। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है हमारे पास में? मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो अगर आपको सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास में 0.1 मोलर एसेटिक एसिड है, मेरे पास में 250 ml 0.1 मोलर एसेटिक एसिड है, तो इससे मुझे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अगर मैं इतनी टर्म को ध्यान से देखूंगी, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, दैट मीन्स मैंने 0.1 मोल्स एसेटिक एसिड को 1 लीटर पानी के अंदर मिलाया होगा, 1 लीटर वाटर के अंदर मिलाया होगा, तो मुझे 0.1 मोल एसिटिक एसिड मिल गया। और इस 1 लीटर वाटर में से मैंने 250 ml निकाल लिया। तो क्या है इसमें? कॉन्सेंट्रेशन मुझे बहुत इजीली पता चल जाएगा। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में यही तो सीख कर आए हैं। तो इसलिए फ्रेडलिंच ने क्या करा, अपनी इस इक्वेशन में एक चीज चेंज कर दी और यहां पर P की जगह क्या लगा दिया? C। तो यहां पर अगर आप देखें X इज द अमाउंट ऑफ, X इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिपॉजिटेड ऑन एडसॉर्बेंट। ठीक है, M क्या है? इज नथिंग बट द गिवन मास ऑफ एडसॉर्बेंट। आपके एडसॉर्बेंट का गिवन मास, चारकोल या सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल, जो भी है, एल्यूमिना जेल कितनी क्वांटिटी में है वो, K एंड N
क्या है आपके कांस्टेंट है, हम लोग पिछले वीडियो में इसको देख चुके हैं। यहां पर ये किस पर डिपेंड करेंगे, एक तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर और आपके सॉल्यूट के ऊपर। तो यहां पर एक इस पर डिपेंड करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड ऑन सॉल्यूट एंड ऑन सॉल्यूट। क्या बात समझ में आ रही है। एंड सी यहां पर क्या हो गया, सी हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये बात किसी तरीके से दिक्कत दे रही है। अगर आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो आपने जैसे इंटीग्रेट करा तो यहां पर आ गया नेचुरल लॉग x बाय एम इज इक्वल टू नेचुरल लॉग k प्लस 1/n नेचुरल लॉग c। ये हो गई आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और अगर आप इस रेट इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहां पर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रेडलुइंच आइसोथर्म जो आपने गैसेस के लिए बनाया था वैसा का वैसा कर्व यहां पर आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच में बनाना है। x बाय एम क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, c क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर आपको एक इंटरसेप्ट पॉइंट मिल जाएगा ln k और यहां से आपको एक स्लोप मिलेगा जिसकी वैल्यू 1/n से मिलेगी। तो एग्जैक्टली आपको ऐसा कर्व मिलेगा। मतलब अगर कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर उसको इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस x बाय एम में अगर इस तरीके का स्लोप मिलता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ भैया मैंने जो प्रोसेस करी है वो ठीक करी है। क्या है बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को। तो गाइज यहां पर हमारा एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज खत्म होता है। बस इतना सा आपको पढ़ना था। अब एनसीईआरटी के अंदर कुछ 8 से 10 एग्जाम्पल दे रखे हैं आप लोगों को कि एड्सॉर्प्शन कहां कहां देखा गया है। तो भैया एड्सॉर्प्शन कहां कहां देखा गया है हम लोग चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन स्टडिंग दैट। आप एक बार एनसीईआरटी के अंदर से उसको देख लीजिएगा और वो इजी है, आप अपने मन से लिख सकते हो क्या क्या है भैया। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से क्या क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहला वैक्यूम क्रिएट करने के काम में आता है। चलो अपन एक काम करते लिख लेते, छोड़ो इसको रब करो, मैं आपको वो लिखवा ही देता हूं। चलो रब करो, अरे रब क्या करो, पहले लिखो फिर रब करो, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं एड्सॉर्प्शन इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास कहां कहां हम एड्सॉर्प्शन का जिसको बोलना चाहिए यूज करते हैं या हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। बेटा सबसे पहला एप्लीकेशन कहां है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। इट इज यूज्ड टू क्रिएट वैक्यूम। वैक्यूम कब क्रिएट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक केमिकल रिएक्शन करनी है एक ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब ले ली आपने कांच की, उसके अंदर आपको कोई केमिकल रिएक्शन करनी है और वो रिएक्शन वैक्यूम के अंदर होनी चाहिए। तो आप एग्जॉस्ट पंप लगा के तो सारी एयर बाहर फेंक दोगे, लेकिन जो बचे कुचे गैस के पार्टिकल्स हैं आप वो उसके अंदर चारकोल या सिलिका जेल कुछ भी बिछा के आप वो गैसेस के पार्टिकल को एब्जॉर्ब करा दोगे। तो अब उस ट्यूब के अंदर प्रैक्टिकली गैस का कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो एक ये एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा, इन क्योरिंग डिजीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की दुनिया में इस कोरोना वर्ल्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, हाँ सर। आप माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हो, हाँ सर। तो आपको मालूम है ये कैसे काम करते हैं, ये माउथ वॉश या ये सैनिटाइजर या आपका जो सोप है ये कैसे काम करता है। आप देखो मेरा माउथ है, मेरे माउथ के अंदर लेट से कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो तो सबके माउथ के अंदर होते हैं। तो बैक्टीरिया कहाँ है, माउथ की सरफेस पर। अब मैंने अपने माउथ में माउथ वॉश डाला और मुझे ऐसा करा। मैंने क्या सुना तुम लोगों ने, मैंने सिर्फ गार्गल करा। गंदे थॉट्स वाले बच्चे, छिछोरो, मैंने सिर्फ गार्गल करा था, मैंने और कुछ नहीं बोला।
और अगर तुमने कुछ और सुना तो बेटा बर्बाद हो गए हो तुम। तो हमने क्या करा, हमने गार्गल करा। तो गार्गल क्या करेगा, हमारे माउथ की सरफेस पर जितने बैक्टीरियाज हैं उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। माउथ वॉश हमारे माउथ के बैक्टीरियाज को अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब अपन वो करेंगे टिकटॉक, वो पानी थूकते हुए, आई एम अ राइडर, तो जब आप उसको थूकोगे तो वो सारे बैक्टीरिया को खींच के अपने साथ बाहर ले जाएगा। यही तो माउथ वॉश का काम है। सैनिटाइजर्स या सोप, आपने साबुन से हाथ धोया, ए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, धोते जाओ धोते जाओ, धो, आपने हाथ धोए, फोम क्रिएट हो गया, झाग आ गया। झाग क्या करेगा, क्योंकि बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत हल्के होते हैं, वो झाग के सॉल्यूशन के अंदर, झाग के अंदर फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और सरफेस पर आ जाते हैं। मतलब साबुन के झाग ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया और जब आपने उसको पानी के साथ धोया वो धुल के बाहर निकल गया। यही तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। याद करो क्लास 10 में आपने क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा था। आपने क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा होगा कि एक कपड़ा है, इस पर ऑयल की ड्रॉप गिर गई तो वो सोप इसको खींच के बाहर ले जाता है, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ये सरफेस फिनोमिना ही तो है। तो इन क्योरिंग डिजीज क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखो यहां पर ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो क्या ये सेकेंड वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। फिर आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी मूवीज में देखा होगा कि कुछ गैस मास्क पहनते हैं लोग अपने चेहरे पे। जैसे अभी अपन वो कोरोना में मास्क पहन रहे हैं, वो तो कपड़े का होता है, लेकिन एक दूसरे मास्क भी आते हैं जो ऐसे ऐसे आगे ऐसा सुअर जैसा ऐसा वो निकला रहता है, उसमें ऐसा करते हैं, वो ऐसा उसमें निकला हुआ रहता है। उसके अंदर क्या करते हो, गैस मास्क के अंदर चारकोल भर देते हैं। अब इस गैस मास्क का क्या काम आता है, तो बेटा जो कोल माइंस के अंदर, वो जो जमीन के अंदर जो गहरी कोयले की खदानों में जब ये लोग जाते हैं तो क्या होता है, जब आप डीप इनसाइड द अर्थ जब आप ड्रिल करते हो, बहुत अंदर जाते हो, तो अंदर कुछ पॉइजनस गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, क्योंकि जमीन के अंदर क्या होता है मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो चांसेस है कि वहां पर बहुत सारे पॉइजनस गैसेस इन्वायरमेंट में घूम रही हो, और अगर वो आपकी बॉडी में चले गए तो हो सकता है उससे आपकी डेथ हो जाए। तो क्या होता है, जब आप गैस मास्क पहनोगे तो इसके अंदर चारकोल भरा हुआ है, जब आप एयर अंदर खींचोगे तो वो चारकोल आपकी सांसों से अंदर नहीं जाएगा, वो मास्क के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो बाहर से एयर मास्क के अंदर आ रही है वो चारकोल के ऊपर अटैच हो जाएगी, चिपक जाएगी, और आपको सिर्फ प्योर ऑक्सीजन ही अंदर मिलेगी। जो हैवी गैसेस, जो पॉइजनस गैसेस होती है, वो सब क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। अगर आपने सिलिका जेल देख लिया हो, बॉटल्स के अंदर सिलिका जेल का सैशे आता है, लैपटॉप बैग के अंदर सैशे आता है, एक छोटा सैशेट पड़ा रहता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेते हैं, सारे वाटर वेपर्स को अपने ऊपर सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है। रिमूविंग कलर हमने देख ही लिया है, शक्कर वगैरह के ऊपर से जो गंदा कलर होता है, कोई केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हो जिसके अंदर कलर आ गया है और आप उसको कलरफुल नहीं चाहते, आप उसको डीकलराइज करना चाहते हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ा देता हूं मैं। सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस एक्चुअली क्या होता है प्यारे बच्चों, एक एड्सॉर्बेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने चारकोल ले लिया, तो चारकोल के ऊपर अलग अलग गैसेस का अलग अलग तरीके से एड्सॉर्प्शन होता है। मेरे ख्याल से यहां तक अब आप समझ ही गए होंगे कि गैसेस का नेचर, आपके एड्सॉर्बेट का नेचर बहुत मैटर करता है एड्सॉर्प्शन के ऊपर। इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जल्दी एड्सॉर्ब हो जाती है। याद करो, मैंने आपको केमिस्ट ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन में पढ़ाया था। तो क्या होता है, अलग अलग गैसेस का लिक्विफिकेशन यानी क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो अलग अलग नोबल गैसेस एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के ऊपर यानी चारकोल के ऊपर फॉर एग्जांपल, अलग अलग नोबल गैसेस अलग अलग एक्सटेंट पर एड्सॉर्ब होगी, अलग अलग पॉइंट पर एड्सॉर्ब होगी। तो अगर आपके पास में मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस है, अगर दो नोबल गैसेस का मिक्सचर है, तो दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा। तो एक नोबल गैसेस, दोनों में से कोई एक नोबल गैसेस एड्सॉर्बेंट के ऊपर जाकर चिपक जाएगी, यानी नोबल गैस जो होगी वो आपके चारकोल के ऊपर जाकर चिपक जाएगी, और दूसरी अभी इन्वायरमेंट में घूमती रहेगी। आपको कंडीशंस जो है वो सेट करनी पड़ेगी, मतलब आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा जिसमें एक गैस सेपरेट हो जाए,
दूसरी गैस से। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? और आखिरी मेथड में आपको सिखा देता हूं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ी होगी। अपने पास में इस तरीके का एक पेपर होता है, पेपर पे अपन एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर अपन एक मिक्सचर डाल देते हैं, इंक के मिक्सचर को डाल देते हैं, एक ब्लैक और ब्लू कलर के इंक का अपन मिक्सचर बना के डाल देते हैं। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सरफेस पर इस तरीके से ऊपर ऊपर जाना चालू होता है, ऊपर 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 इन दी एयर। और ये सॉल्यूशन, ये जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में अगर ब्लैक इंक कम डिसॉल्व होगी तो वो ज़्यादा सेपरेट नहीं होगी, वो यही दिख जाएगी आपको। लेकिन ब्लू इंक ज़्यादा डिसॉल्व होगी तो वो ज़्यादा ऊपर तक दिख जाएगी, तो आपको इस तरीके से सेपरेट होती हुई चीज़ दिखेगी। क्रोमेटोग्राफी ये भी पूरा सरफेस फिनोमिनन है। ये जो ग्लास की स्लाइड ली है मैंने, इस ग्लास की स्लाइड के ऊपर हम लोग सिलिका जेल का पेस्ट चिपकाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना है। ये जो क्रोमेटोग्राफी में ये जो ग्लास स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड इज कवर्ड, ग्लास स्लाइड को क्या किया जाता है, इज कवर्ड विथ सिलिका जेल। सिलिका जेल से सिलिका जेल का पेस्ट बना के आप पहले ग्लास स्लाइड को कवर करते हो और फिर ये प्रोसेस करते हो। समझ में आ रही बात? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, एब्जॉर्प्शन हो। ये जो इंक का मिक्सचर है ये सिलिका जेल के सिर्फ सरफेस पर रहे, अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाए, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब हो गया तो तुरंत फैल जाएगा, पूरी स्लाइड को काला कर देगा। लेकिन हम लोग सिर्फ एक पॉइंट पर चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, इतने याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं पूछता, जेई वेई में तो इसकी बात भी नहीं की जाती है, सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट था तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो गाइज यहाँ पर अपना ये वाला पॉइंट खत्म होता है। अब अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉकिंग अबाउट कैटलिस्ट। मेरे सरकारी अस्पताल की 2TV बेंच। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैटलिस्ट के फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो गाइज आज का वीडियो खत्म करते हैं, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म करते हैं। इतना पढ़ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेडलुइंच आइसोथर्म की इक्वेशन मान के चलो, जेई नीट में न्यूमेरिकल बनाएगी, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस पूरे हैं। इसके बाद से हमारा चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है। बस पढ़ो, याद करो, आगे बढ़ो। क्या बात समझ में आ गई? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे गाइस।